क्या आपने कभी गौर किया है कि जो नेता कल तक जिस कानून को काला कानून कह रहे थे, सत्ता में आते ही वही उसे देश के हित में बताने लगते हैं? या वो न्यूज एंकर जो एक पार्टी के घोटाले पर तो चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ लेता है, लेकिन वही दूसरी पार्टी के उसी तरह के काम पर मौन व्रत धारण कर लेता है। आज हम बात करेंगे उस हिपोक्रेसी या दोगलेपन की जो हमारे देश की रगों में दौड़ रही है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या आपके पसंदीदा यूट्यूब क्रिएटर्स। सबका अपना एक नकाब है और इस नकाब के पीछे छिपा है स्वार्थ, एजेंडा और जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बड़ा खेल। आपको लगता होगा कि इन लोगों को देश की बहुत फिक्र है, बस अब अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन जाए या इस पार्टी की सरकार बन जाए तो रातों रात देश तरक्की कर लेगा। मगर दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। जो नेता या जो इन्फ्लुएंसर आज किसी नए कानून का या किसी नई स्कीम का विरोध करते हैं, उनकी सरकार आने के बाद सबसे पहले वो उसी कानून को लागू करते हैं और उसको पूरी तरह देश के हित में बताते हैं। अगले 15 मिनट हम बिना किसी का पक्ष लिए तथ्यों के आधार पर इस हिपोक्रेसी की परतों को उधेड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नेताओं की। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई किसी का परमानेंट सपोर्टर होता है। जहाँ सिर्फ एक चीज़ परमानेंट होती है, वो है सत्ता। आज आप जिस इंसान को किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना हुआ देख रहे हो, कल हो सकता है वही इंसान अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए किसी और बड़े पद की लालच में। जब भाजपा विपक्ष में थी तो जीएसटी और आधार कार्ड का कड़ा विरोध करती थी। जे पीएम मोदी का 2014 से पहले का एक भाषण सुनिए। आज वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ही इन चीज़ों की नींव रखी थी, लेकिन आज वही इसके एडवांस फीचर्स में कमियां निकालने में व्यस्त है। आज विपक्ष कहता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, जब आज का विपक्ष सत्ता में था तब उन पर भी यही आरोप लगते थे। आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का ये जो डाटा है हमारे पास, दुनिया को अचरज हो रहा है। विश्व का कोई देश का नेता ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे आधार और आधार की प्रोसेस और प्रोडक्ट इसके विषय में चर्चा न की। देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया, सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा? जवाब दो। कांग्रेस सरकार पर आरोप था कि उसने सीबीआई का इस्तेमाल गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने में किया। नवंबर 2005 में सहारबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसरबी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति का पुलिस एनकाउंटर हुआ। आरोप लगा कि ये फर्जी एनकाउंटर था जिसे गुजरात और राजस्थान पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। उस समय अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को सोहारबुद्दीन को मारने के निर्देश दिए थे। ये मुठभेड़ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में करवाई गई थी। इस आधार पर अमित शाह को 2010 में गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय के लिए उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। CBI has said to the Supreme Court that former Gujarat Minister Amit Shah was involved in the plot to kill Tulsi Prajapati, the main witness in the Sohrabuddin encounter case. CBI has also asked the court to merge the Sohrabuddin and Prajapati cases. साल 2014 में सीबीआई कोर्ट ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसलिए उनका नाम मुख्य आरोपियों की सूची से हटा दिया गया था। और बाद में 2018 में सभी आरोपियों को इस केस में बरी कर दिया गया। तो जो कांग्रेस आज ईडी या सीबीआई का मिसयूज करने का इल्जाम बीजेपी पर लगाती है, उसने अपने समय में भी यही सब चीजें की थी। The Enforcement Directorate, the CBI,
the income tax department are used as political weapons. Election commissioners are being chosen by the Prime Minister. Chief ministers are arrested. Opposition leaders are threatened. And the entire idea is to make sure that 3 or 4 of India's richest people benefit from India. अब ऐसा ही एक दूसरा मामला देखिए जिसमें कांग्रेस ने कैसे अपनी सरकार में सीबीआई की जांच को बदलवा दिया था। होता क्या है कि साल 1993 से 2009 के बीच केंद्र सरकार ने कई प्राइवेट कंपनियों को कोयले की खदानें बांटी थी। ये खदानें बिना किसी नीलामी के और बिना कुछ खास नियमों के दी गई थी। अब कांग्रेस पर इल्ज़ाम ये लगा है कि उसने अपनी मन पसंदीदा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया है, जिससे सरकार को करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आंकड़ा CAG रिपोर्ट से आया है। अब देखने वाली बात यह है कि उस समय 2006 से लेकर के 2009 तक मनमोहन सिंह कोल मिनिस्टर थे, मगर फिर भी उनके ऊपर कोई केस नहीं चला, जबकि इनकी जगह कुछ प्राइवेट कंपनीज और कुछ IAS और सरकारी अफसरों पर CBI ने धोखाधड़ी साजिश रचने के आरोप में केस चला दिया था, जिसमें कुछ को तो सजा हुई और कुछ बच गए। कांग्रेस ने CBI की इस मामले के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने से पहले उस समय के कानून मंत्री, PMO और कुछ ऑफिसर को दिखा दी। उन्होंने रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बदलने के लिए कहा तो CBI ने वैसा ही किया, मगर ये बात लीक हो गई। जब बात सामने आई तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ी टिप्पणी की। CBI एक पिंजरे में बंद तोता है जो अपने मालिक की आवाज़ में बोलता है। तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी गवर्नमेंट एजेंसीज को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती आई है और ये कोई नई बात नहीं है। अब आज के टाइम में बीजेपी की सरकार है, आज पासा पलट चुका है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी के 95% मामले केवल विपक्षी नेताओं पर हैं। The coal allocation status report has been altered. That's a key disclosure in the Director CBI's affidavit to the Supreme Court. And that these changes were made on the behest of the Law Minister Ashwini Kumar and Attorney General G.E. Vahanpati. 2 joint secretaries in the Coal Ministry and the PMO were also in the know. According to the 9-page affidavit, the portion deleted related to the non-existence of a system regarding the allocation of points in coal block allocations. The Law Minister also asked for the removal of some queries on the role of the screening committee in the status report. इन सभी मीटिंगों में ड्राफ्ट रिपोर्ट में कई बदलाव करे गए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि CBI के अफसरों ने खुद भी बदलाव करे, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसने क्या बदलाव सजेस्ट किए और क्या बदलाव किसके इनकॉर्पोरेट करे गए, क्योंकि कहते हैं कि मुझे इतना डिटेल में नहीं याद। The affidavit contradicts both the Attorney General and the Law Minister, who claim that they have not seen the status report at all. However, the Director CBI has clarified that no names have been removed from the status report, nor has its score been altered. Clearly, the CBI has shifted the entire blame of misleading the Supreme Court to the former Additional Solicitor General, Harin Rawal. Director CBI apologized to the court for what had transpired so far. The matter will now be heard on the 8th of May. The CBI will also give the court a sealed envelope with the names of the investigating officers in the case. Vikas Sarthi. विपक्ष एक और बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि जो नेता दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होते हैं, जैसे ही वो आज बीजेपी में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। अजीत पवार और हिमंता बिस्वा शर्मा पर घोटाला करने और रिश्वत लेने के इल्जाम खुद बीजेपी ही लगाती थी। Just days after NCP's Ajit Pawar joined hands with the BJP, at least 9 cases linked with the irrigation scam in which Pawar is an accused were closed on Monday by Maharashtra's Anti-Corruption Bureau. I would like to clarify that in none of these 9 inquiries which have closed today, the name of Mr. Ajit Pawar or any other officer has figured. No irregularities were found in any of these 9 inquiries. जब ये दोनों नेता ओपोजिशन में थे, मगर जब से इन दोनों ने बीजेपी ज्वाइन की तब से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते।
और तो और आज हिमंत बिस्वा शर्मा आज असम के सीएम बने हुए हैं बीजेपी की पार्टी के ही तरफ से। इसलिए विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी पर अपराधियों को बचाने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाता आ रहा है। पूरे देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। हिपोक्रेसी का एक चेहरा ये भी है कि बंगाल की हिंसा पर कांग्रेस अक्सर चुप रहती है या उसे साधारण कानूनी व्यवस्था की समस्या बताती है, जबकि मणिपुर में जो आज दंगे हो रहे हैं बीजेपी अक्सर ही मौन रहना पसंद करती है। या दंगे होने की गंभीरता इस बात पर तय होगी कि वहाँ पर किस पार्टी की सरकार है। अब बात लोकतंत्र के छोटे स्तंभ की, जिसे हम मीडिया कहते हैं। आज न्यूज चैनल्स दो हिस्सों में बंट चुके हैं, एक वो जिन्हें मोदी मीडिया कहा जाता है और दूसरे वो जो खुद को क्रांतिकारी होने का दावा करते हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह सिलेक्टिव आउटरीच नैरेटिव चलाते हैं। अगर देश के किसी हिस्से में कोई भयानक घटना होती है तो न्यूज एंकर सबसे पहले अपराधी का धर्म या पार्टी देखते हैं। अगर वो उनकी पसंदीदा विचारधारा के खिलाफ है तो डिबेट में आग लग जाती है। अगर वो उनके करीबियों से जुड़ा हुआ है तो उसे एक छोटी घटना बताकर दबा दिया जाता है। बड़े मीडिया घराने आज बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक न्यूज चैनल उस कंपनी के खिलाफ दिखाएगा जिससे उसे करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हों? अब एक ही घटना को दो चैनल कैसे अलग अलग तरह से दिखाते हैं? अगर कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा हो तो एक चैनल की हेडलाइन होती है प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, पुलिस पर पथराव, और वहीं दूसरे चैनल की हेडलाइन ये होगी अन्याय के खिलाफ जनता का आक्रोश, पुलिस की बर्बरता। घटना एक ही है लेकिन आपको क्या सोचना है ये मीडिया तय करेगी। बहुत बार तो ऐसे होता है जो चैनल सरकार के होते हैं वो उस खबर को चलाते ही नहीं जिसमें गवर्नमेंट की गलती हो। ऐसे ही दूसरे चैनल जो हमेशा से लेफ्टिस्ट रहते हैं वो गवर्नमेंट के अच्छे कामों में भी खुरेद कर कुछ ना कुछ गलत निकाल ही लेते हैं। सोशल मीडिया से हमें लगा कि शायद हमें आवाज़ मिलेगी, लेकिन जहां भी इको चैम्बर्स बन गए हैं, यूट्यूबर्स जिन्हें हम निष्पक्ष मानते हैं वो भी अब अपनी ऑडियंस के गुलाम बन चुके हैं। यूट्यूबर्स ये जानते हैं कि उनकी 80% ऑडियंस एक खास विचारधारा की होती है, या तो वो लेफ्टिस्ट है या वो राइटिस्ट। अगर वो सच बोलेंगे जो उनकी ऑडियंस को पसंद नहीं तो व्यूज़ गिर जाएंगे, इसलिए वो वही बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो, ना कि वो जो सच है। आजकल कई क्रिएटर्स एनालिसिस के नाम पर शुद्ध प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं। वो डेटा के केवल उसी हिस्से को दिखाते हैं जो उनके नैरेटिव को सूट करता है। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो एक पक्ष कहेगा भारत विश्व गुरु बन गया है, वहीं दूसरा पक्ष सिर्फ बेरोजगारी का डेटा दिखाएगा और विकास को पूरी तरह से नकार देगा। दोस्तों, सच्चाई हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं पर होती है। जब कोई विदेशी आउटलेट भारत की तारीफ करता है तो एक पक्ष उसे शेयर करते नहीं थकता, लेकिन वही आउटलेट जब आलोचना करता है तो उसे विदेशी साजिश बता दिया जाता है। दूसरा पक्ष इसका ठीक उल्टा करता है। तो क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी फैन फॉलोइंग से ऊपर उठना होगा। हिपोक्रेसी किसी एक पार्टी या चैनल की जागीर नहीं है, ये एक सिस्टम बन चुका है। नेता को वोट चाहिए, मीडिया को टीआरपी चाहिए और यूट्यूबर्स को व्यूज़। इन सब के बीच पिस रहा है वो आम आदमी जो बिना सोचे समझे किसी एक पक्ष का झंडा उठा लेता है। आपको क्या करना चाहिए? सोर्स क्रॉस चेक करिए। किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसे विरोधी विचारधारा वाले सोर्स पर भी चेक करें।
लॉजिक ओवर इमोशंस हमेशा रखिए। अगर कोई एंकर या यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चिल्ला रहा हो या रो रहा हो तो समझ जाइए कि वो आपके दिमाग से नहीं आपके दिल से खेल रहा है। सवाल पूछिए। अपने पसंदीदा नेता या क्रिएटर से भी सवाल पूछें जब वो कुछ गलत जानकारी दे रहे हों। अंधभक्ति ही इस हिपोक्रेसी की सबसे बड़ी जड़ है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं, ना कि तब जब वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई न्यूज़ देखें तो खुद से पूछें, क्या ये पूरा सच है या कोई सिर्फ हमें झूठ बोल करके बहलाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर राजनीतिक बहसों में उलझे रहते हैं। कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की हिपोक्रेसी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।